नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसी को लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर धरनों पर हैं। इसी कड़ी में बेरोजगार संगठन ने कहा कि पेपर निरस्त नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले नकल प्रकरण में 100 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में भाग लेते हुए डिजिटल क्लासरूम का शुभारंभ किया। इस दौरान एक्सिस बैंक और टोयोटा संघ एमओयू साइन किया। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में सीएम धामी ने बताया कि निवेश को आकर्षित करने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार सतत कार्य कर रही है। विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को और छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 6वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह उनके प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने का भी हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का अच्छी कंपनियों में सिलेक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्यचर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सकें और उनको राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना है वो विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों के कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इस कानून के लागू होने के बाद वर्ष 2022 के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु मैं आज, चूंकि ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूं कि परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पारदर्शिता और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिल रहा है। इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए फिर से संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र भी यहां रचे जा रहे हैं।
आप सबको पता होगा 2 दिन पहले अगर कोई पेपर लीक होता है तो पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ जाता है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति है और वो 4-4 जगह अलग अलग स्थानों पर उसने फार्म भरे हुए हैं पूरे योजनाबद्ध तरीके से। और उसके बाद पेपर अंदर से फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसके कुछ पन्नों को बाहर डालकर 4:30 बजे तक जब तक प्रक्रिया चलती है वो किसी को बताते नहीं है और 4-4:30 बजे उस पर हंगामा खड़ा करते हैं। लेकिन पूरे राज्य के अंदर कहीं से और कोई दूसरी जगह 80,000 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं आई। हम फिर भी उसकी जांच कर रहे हैं कहीं पर भी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमारे युवाओं को, नौजवानों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उनकी प्रतिभा और योग्यता, प्रतिभा क्षमता के आधार पर उनको चयन का अवसर मिलना चाहिए। उसी का परिणाम है कि राज्य बनने के बाद 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई और पिछले 4 सालों में 25,000 का आंकड़ा सरकारी नौकरियों का हमारा पूरा हो गया है। पहले भी राज्य में अभी ये प्रयास किया गया, इसके नाम पर अराजकता जो फैलाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार नकल माफिया को जड़ से समाप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने छात्र छात्राओं को, सभी को, अपने नौनिहालों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे और तभी ये हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय सुनील अम्बेकर जी का, भाई साहब का यहाँ आगमन पर मैं आभार व्यक्त करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए और सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरक दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी समृद्ध बना दिया है। यह कार्यक्रम को धरातल पर उतारना और इसे सफल बनाना बहुत मुश्किल था यदि हमारे सहयोगी वक्ताओं और आयोजकों का अमूल्य योगदान न होता। हमारी इसमें बहुत सी सहायता श्री मनमोहन मनाली, अपर सचिव। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और नए प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यशाला में पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन किया गया। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बूथ स्तर तक मेहनत और टीम भावना से काम करने पर ही 2027 में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार संभव है। उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रभारी हैं, सारे लोग पहले से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिनमें बड़ा दायित्व आया है तो हमें नए जोश के साथ सब लड़े, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए। कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद को लेकर अब हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर के नाम पर इस प्रकार के कृत्य निंदनीय है, साथ ही गैर इंसानियत भी है। देश में शांति को भंग करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के खिलाफ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों उनके उनके कामों के उनके आदेशों का आके आज्ञाकारी ना हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि जो उपद्रवी लोग हैं, जो काशीपुर के अंदर घटना ये हुई है, जहां जहां भी इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मैं आम भोले भाले मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि उनके कार्यों से, मोहम्मद साहब के कार्यों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मेल खाता है। वो तो अमन की और भाईचारे की बात करते हैं। काशीपुर में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिन भर की गहमा गहमी के बाद रात का सन्नाटा भी हालात बयां कर रहा है। शहर के अली खां मोहल्ला, किला चौक और विजयनगर नई बस्ती में पुलिस का कड़ा पहरा है। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू कर दी है। इसके तहत रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से सीमित कर दी गई है। यह रिपोर्ट देखिए। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुई हिंसा के बाद आज रात हम पहुंचे हैं काशीपुर के अली खां मोहल्ला। ये वही मोहल्ला है जहां हिंसा हुई थी और इस मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि ये मोहल्ला कभी इतना चहल पहल हुआ करता था रात्रि के टाइम पे भी कि कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से या फिर कहें कि समाज में नफरत का जहर घोलने वाले लोगों की वजह से यहाँ एक शांति का माहौल बन चुका है। लोग डर की वजह से अपने घरों के अंदर कैद हैं। धारा 163 लग चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस लगातार मुस्तैद है और अब धारा का पालन करवाती हुई दिखाई दे रही है। संदिग्ध लोगों से लगातार रोककर बातचीत की जा रही है, उनका कारण पूछा जा रहा है। रात में घूमने का रीजन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन से नहीं घूमता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल इतनी बड़ी हिंसा काशीपुर से सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की सूझबूझ और समझ ही कहिए कि इतनी बड़ी हिंसा को शहर तक फैलने नहीं दिया, एक ही मोहल्ले तक रहने दिया, जिसके बाद पुलिस अब चिन्हित करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, हम ये देखिए देर रात्रि अली खां मोहल्ले में पहुंचे हैं। ये अली खां का वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट चौक है जहां लोग एकत्र हुआ करते थे। और सामने एक मस्जिद है, मस्जिद के पास से ही इकट्ठा होकर लोगों की आवाजाही शुरू हुई थी और आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर हाथों में जुलूस निकालने की तैयारियां थी। जुलूस निकाल दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जब उन्हें रोका और पूछताछ करने की कोशिश करी गई, परमिशन मांगने की कोशिश करी गई थी, फिर उसी भीड़ के बीच में कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इतने में जब पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नदीम अख्तर, जो समाजवादी पार्टी का नेता है। और बताया यह भी जाता है कि काशीपुर से वो मेयर का चुनाव भी लड़ता है। उसकी इस हरकत की वजह से शहर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब देर रात्रि कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। पुलिस मुस्तैदी से अपना नियमों का पालन लोगों को करवा रही। इसी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, ये देखिए कि कैसे लोगों ने अतिक्रमण किया था, उसी बीच में ये अतिक्रमण की कार्रवाई, बिजली की कार्रवाई, राशन की कार्रवाई, तरह तरह की कार्रवाइयां अब इस मोहल्ले में शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस कंट्रोल कर रही है और किसी भी तरीके से कोई भी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अजहर मलिक, काशीपुर। उत्तराखंड में पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में 14,500 फीट की ऊंचाई पर होने वाले इस मैराथन में 60 साल से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि यह मैराथन सीमांत गांव गुंची, ज्योतिर्लिंगांग, पार्वती कुंड, कुट्टी और काला पानी से होकर गुजरेगी। मैराथन में 5 श्रेणियों में दौड़ होगी और विजेताओं को 50 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश में हम लोग पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे।
इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज को उसको तो वक्त एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर। नैनीताल जिला पंचायत की दूसरी बोर्ड बैठक हल्द्वानी सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में सदस्यों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और फोन कॉल्स न उठाने की शिकायत की। उन्होंने अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग उठाई। वहीं बैठक में पहाड़ी इलाकों में सोलर लाइट प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं और ग्रामीण विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने सभी अधिकारियों और सदस्यों को विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का निर्देश भी दिया। जैसे कि आज हमारी द्वितीय बैठक थी और सारे मेंबरों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। जैसे कि बहुत जगह तो जैसे कि 27 मेंबर है, सबने अपने प्रस्ताव रखे हैं और हम इन प्रस्ताव में जल्दी कार्रवाई करेंगे। बहुत जगह जैसे कूड़े की समस्याएं, लोगों के जैसे कूड़े की गाड़ियां कम हैं, उसके लिए हमने 2 गाड़ियां बढ़ा दी हैं। और लोगों की जैसे रोडों की समस्याएं, रोडों की जगह गड्ढे पड़े हैं, पानी की समस्याएं हो रही हैं। तो लोगों कह रहे हैं कि लोगों की रोडों को आप मरम्मत कराइए जब तक वो नहीं होती हैं। और बहुत सी ज़्यादा समस्याएं, उनको हम जल्दी उनका निवारण करेंगे और उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। सभी विभागों के अधिकारी आए हुए थे और आज जो है हमारी सेकंड बैठक है, उसमें बहुत सारे मुद्दे सभी जिला पंचायत सदस्यों ने, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, उन्होंने सभी ने उठाए हैं। और अध्यक्ष महोदया ने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी हमने मुद्दे उठाए हैं उन सभी पे वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी। जैसा कि एक प्राधिकरण का मुद्दा है कि बहुत सारे जो आजकल जमीनें चली जा रही हैं, तो प्राधिकरण का बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो चल रहा है। इसके अलावा जो सोलर लाइट के लिए है और जो कूड़े का जो निस्तारण है, जो हमारे क्षेत्र में बहुत जगह कूड़ा करा जा रहा है, उसके कूड़े के निस्तारण के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, कूड़ों की गाड़ी बढ़ाने के लिए और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पे आज हमने कार्य किया है। पंचायत की जो इंटरनल बैठक थी, जिसमें जिला पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य और उनके विभागीय जो अधिकारी और कर्मचारी लोग थे, उनमें जो 6/9 को हमारी जो पुरानी बैठक हुई थी, उस जो हम लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव जो संबंधित विभागों को दिए थे, जो परिचय बैठक में दिए थे, उन पर ही एक गहनता से चर्चा हुई। और आज के जो हमारे कुछ विषय थे, जैसे कूड़ा निस्तारण का विषय था, रामनगर वाला, उसका समय एक्सटेंशन करने का समय था। माननीय अध्यक्ष जी का जो काफ़ी पुराना वाहन हो चुका था, उसके संबंधित था, उसमें भी सहमति से प्रस्ताव हुआ, पास हुआ। सबसे बड़ा एक जो हमारे काठगोदाम में जो जिला पंचायत की एक संपत्ति है, डाक बंगला, उस संपत्ति के क्योंकि नैनीताल जो है, जो टूरिस्ट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी आने जाने में माननीय सदस्यों को, लोगों को, सभी लोगों को समस्या होती, तो उसके रूप में जो काठगोदाम के डाक बंगले को एक अच्छे गेस्ट हाउस के रूप में और जिला पंचायत के जो कार्यालय है वो नैनीताल की जगह हल्द्वानी में भी बने, इस रूप में उसके लिए भी शासन को प्रस्ताव बना के भेजने की सभी सहमति सभी सदस्यों ने की गई थी। इस पर भी गहनता से चर्चा हुई थी। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और अधिकारियों को आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में उद्योगपतियों से संपर्क बढ़ाने, एकल विंडो सिस्टम के तहत आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण और सिडकुल व लालढांग क्षेत्रों में पेयजल और सड़क निर्माण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उद्योग मित्र की जो बैठक की जाती है, उसमें जो हमारे जनपद में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, सिडकुल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाता है। इसी क्रम में काफ़ी उनके लैंड के जो इश्यूज़ हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं, या फिर आदि रोड आदि जो खराब हुई है बारिश में, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को कोई नुकसान हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। पुरानी मीटिंग में जो भी इश्यूज़ थे उसको रिव्यू किया गया, इसमें अधिकतर कार्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी तरफ से भी सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन से आग्रह किया गया है कि उनके जो जितने भी वर्कर्स, कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं, उनके परिवारों को अच्छे से देखभाल करें। नवरात्रि और आगामी त्योहारों के सीजन में मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने व्यापारियों के साथ बैठक के इस दौरान उन्होंने साफ कहा
कि कोई भी मिलावटी या खराब सामान नहीं बेचा जाएगा। इसका विशेष ध्यान कुट्टू के आटे, मावा, पनीर, दूध, तेल और ड्राई फ्रूट्स पर रहेगा। साथ ही केवल पैक्ड और ब्रांडेड सामान ही बिकेगा। बिल देना और लेना अनिवार्य होगा और सभी के पास खाद्य लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं अचानक जांच अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द, जुर्माना या केस दर्ज किया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, एक कार्यशाला लगाई गई, जिसके अंतर्गत ये साफ स्पष्ट करा गया कि हर छोटे बड़े व्यापारी को फूड लाइसेंस लेना, फूड विभाग के अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक है। द्वितीय बात, त्योहारी सीजन देखते हुए, नवरात्र का पावन पर्व देखते हुए और इसके साथ साथ दशहरे का पर्व, दिवाली पर्व, भैया दूज और करवा चौथ, होली अष्टमी, सभी हमारे सनातन के ऐसे पर्व आ रहे हैं जिसको सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस समस्त पर्वों में कुट्टू का आटे की बहुत अच्छी खपत होती है। माताएं बहनें कुट्टू का आटा से बना खाना बनाती हैं, खिलाती हैं। यहाँ पर एक कुट्टू से आटे से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन आज किया गया है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पिछले वर्ष देहरादून में कुट्टू का आटा सेवन करने के उपरांत फूड पॉइजनिंग की शिकायतें देहरादून में आई थी। तो उसको लेकर जो हमारा विभाग है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उसमें आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों को आयोजित करने हैं और सैम्पलिंग का भी प्रोविज़न है, सैम्पलिंग भी करनी है। तो आज उसी संबंध में यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था कि कुट्टू का आटा जो बाहर से आ रहा है वो पैक्ड ही लें और उस पर जो लेबलिंग कंडीशंस होती हैं पैकेट पे उसको देख के लें और जो भी माल आप ले रहे हो उसका बिल आप जरूर लो। हरिद्वार में त्योहारों से पहले प्रशासन ने मिलावटी मावा और पनीर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 1.5 क्विंटल मावा जब्त किया है और मौके पर ही नष्ट कराया। वहीं 3 प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार मावा को जेसीबी से नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई होगी और मिठाई की दुकानों पर सख्ती जारी रहेगी। दरअसल आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देश अनुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर भजियान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उसके संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास क्योंकि रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ले गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अगली कार्रवाई लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।